हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर नंबर 5। और इसके अंदर सबसे पहला ऐसे हमारा ऐसे 500। सर ये वाले नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमें? जैसे आप सभी को पता है कि मैंने टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। आपकी कॉस्ट ये रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बस ये आपकी कॉस्ट रहेगी। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और लर्निंग भी कर लेंगे। टोटल कवरेज रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। कहीं पे लगे कि अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो आप वीडियो को 1.2 1.3 की स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे 500 क्या है? ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस लेगा, उसी के बेस पे कंक्लूजन फ्रेम करेगा और फिर अपना ओपिनियन दे देगा, ठीक है। तो मीनिंग पे आ जाओ। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर। ऑडिट एविडेंस को इंफॉर्मेशन की तरह यूज करता है ऑडिटर, जिससे कि वो अराइव कर सके कंक्लूजन में, जिसपे ऑडिटर ओपिनियन बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। आपके ऑडिट एविडेंस के में क्या क्या इंक्लूड होगी? दो इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अब आप नॉर्मली सोचोगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपके तो इनवॉइसेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एक एंटिटी के अंदर। उससे क्या होगी, जनरल एंट्री फॉर्म होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर्म होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, वर्कशीट्स प्रिपेयर होंगी। फिर वो आपके लेजर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब जनरल लेजर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे और सब्सिडरी लेजर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है, उनकी भी जनरल एंट्रीज फ्रेम करता है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट हो जाएगा। अब अदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? अदर इंफॉर्मेशन में हो सकता है आपका सबसे पहले मिनट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है उनके मिनट्स हो सकते हैं, प्लस मैनुअल्स, किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल जो है परफॉर्म होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और रिटर्न कंफर्मेशन ले लेंगे ट्रेड पेबल से और ट्रेड रिसीवेबल से। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है, इस वजह से अदर इंफॉर्मेशन में डाला है इन तीनों को। किस किस को डाला है? मिनट्स को, मैनुअल्स को और रिटर्न कंफर्मेशन को। तो अब देख लेते हैं इसको भी। इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या मैंने आपको बोला था, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है। उससे आपके अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स की तरह वो आपके काम करेंगे। इससे आपके जनरल लेजर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, सब्सिडरी लेजर्स में जनरल एंट्रीज आप फॉर्म करोगे। अदर एडजस्टमेंट की भी जनरल एंट्रीज पड़ेंगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि रिफ्लेक्ट करेंगी। फिर आपके वर्कशीट्स होंगी, कैलकुलेशंस जिसमें होंगी, आपकी कॉम्पिटिशंस होंगी, रिकंसिलेशंस होंगी। तो आपको इस तरीके से 4-5 आइटम ये याद करके चलनी है। अदर इंफॉर्मेशन में तीन ये क्या क्या, मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, रिटर्न कंफर्मेशंस, जो कि हम अभी सेपरेटली पढ़ेंगे ऐसे 505 के अंदर, और मैनुअल्स आपके इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिटर्न कंफर्मेशन और मैनुअल कंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑडिट एविडेंस के? ये डिपेंड करता है किस पे? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस आपके नेचर पे डिपेंड करता है और सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेचर कौन कौन सा है? विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो पहले इन तीनों को ही देख लेते हैं। विजुअल का मतलब जो ऑडिटर है ऑब्जर्व कर लेगा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री को, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका विजुअल वे में ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा। और दूसरा है ओरल, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट और अदर ऑफिसर्स के साथ। जो क्लाइंट प्लेस के अंदर जो ऑफिसर्स और मैनेजमेंट है उनसे डिस्कशन कर लेंगे, तो वहां से ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ले लेंगे।
फिक्स्ड डिपॉजिट का सर्टिफिकेट ले लेंगे जो कि बैंक ने जनरेट करके दे रखा होगा एंटिटी को, लोन एग्रीमेंट ले लेंगे, सेल्स बिल ले लेंगे जो कि हमें ऑडिट एविडेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड अपॉन द सोर्स, सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, इंटरनल सोर्स या फिर एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का क्या मतलब है, ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली जनरेट होते हैं। अब ये कौन कौन से हो जाएंगे, सेल इनवॉइस हो जाएंगे, कॉपीज ऑफ सेल्स चालान, फॉरवर्डिंग नोट्स, गुड रिसीव्ड नोट हो गए आपके, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हो गई, कॉपीज ऑफ कैश मीमो हो गए, डेबिट और क्रेडिट नोट्स हो गए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ही जनरेट होते हैं, तो ये आपके ऑडिट एविडेंस में आपके काम आ जाएंगे। एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस कौन से होते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं आउटसाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से, परचेज करा होगा तो परचेज इनवॉइस हो जाएगा, कोटेशंस हो जाएंगी और कंफर्मेशन जो होगी हम और ऐसे 505 में पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 500 का, ऐसे 500 का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो ऑडिट एविडेंस होगा, द ऑडिटर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, इन सच अ वे टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे कि रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ हो पाए और ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम कर पाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एक इस तरीके का ऑडिट एविडेंस लेना है, किस तरीके का, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या सिर्फ सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस से काम चल जाएगा, नहीं, हमें कैसे लेना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्या एप्रोप्रिएट से काम चल जाएगा, नहीं, हमें लेना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है, तभी वो ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएगा और अपना ओपिनियन दे पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन, ऑडिटर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा किसको, रिकॉर्ड्स को देखेगा, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या अदर मीडिया, या फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा एसेट्स का। तो ये हो जाएगा इंस्पेक्शन, पहला ऑडिट प्रोसीजर बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन। फिर दूसरा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेगा क्या, मतलब कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म, किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है और किस तरीके से प्रोसीजर जो है परफॉर्म हो रहे हैं, इन सब चीजों को ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा, तो ये इस तरीके से ऑडिट एविडेंस ले सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, an external confirmation represent audit evidence obtained by the auditor as a direct written response to the auditor from a third party, that is confirming party in paper form or by electronic or other medium। इसका मतलब ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कि भाई मैंने देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है बुक्स के अंदर पड़े हैं, मान लो 500 करोड़ के पड़े हैं। अब मुझे जो मेजर ट्रेड रिसीवेबल्स है वो मैंने देखा 4-5 पार्टियों से है, 250-300 करोड़ के जो है मेजर 5 पार्टियों से, तो मैंने उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स लेंगे, ठीक है, जिसमें ऑडिटर कंफर्म किससे करेगा, थर्ड पार्टी से, मतलब कि डेटर से। डायरेक्टली किससे रिस्पॉन्स लेगा, डेटर से लेगा, क्या आपका इतना बैलेंस देना है आपको हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जिस एंटिटी का मैं ऑडिट करने आया हूं, तो वहां से डायरेक्टली ऑडिटर क्या करेगा, रिस्पॉन्स ले लेगा। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन की तरह यहाँ पे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेगा। रिकैलकुलेट करके देख लेगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए, ठीक है, ये ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को रिकैलकुलेट करके देख लेगा। अब ये मैनुअली परफॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी परफॉर्म कर सकता है, यही लिखा हुआ है। रीपरफॉर्म कर लेगा, रीपरफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स independent execution of the procedures or controls that were originally performed by the entity's internal control। इसका मतलब ये है रीपरफॉर्मेंस का, जो इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर्स थे जो कि एंटिटी परफॉर्म कर रहा था, उसको ऑडिटर खुद इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करके देख लेगा और देखेगा कि हाँ जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो वो इसे इंडिपेंडेंटली करके एक बार देख लेगा। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स, तो ये कीवर्ड हो गया इसके अंदर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स काफी बार पढ़ चुके। डेडिकेटेड ऐसे पढ़ेंगे इसी में ही, ऐसे 520। अब इसमें क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डाटा के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो पाए क्या फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंसी, और उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है, इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन by study of plausible relationship among the financial and non-financial data. Analytical procedure encompass the investigation of fluctuation and relationships that are inconsistent, ठीक है, with the other information. तो इस इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करता है। फिर आ जाएगा इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ कर लेना एंटिटी से। Inquiry consists of seeking information from knowledgeable person, both financial, non-financial, within the entity or outside the entity. अब इंक्वायरी ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनसे, या आउटसाइड मेंबर से। जो कि बंदा नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसे मतलब रिलेवेंट आइटम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होगी, वो इसका मतलब नॉलेजेबल पर्सन है यहाँ पर। और वो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, रिलेटेड हो सकती है फाइनेंशियल से भी, या नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड भी हो सकती है। फिर इंक्वायरी में क्या होता है, जो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ यूज करा जाता है। इंक्वायरीज में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। ये रिटर्न इंक्वायरीज भी हो सकती हैं या फिर इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी हो सकती है, ठीक है। हाउएवर auditor should obtain the written representation from management, those shall be governance to confirm the responses to oral inquiries, ठीक है। जो इंक्वायरीज ओरल इंक्वायरीज की तरह लिया गया है उसके लिए ऑडिटर क्या कर ले, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अभी हम ऐसे 580 में पढ़ेंगे आगे। रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, इंक्वायरी जो हमने जनरेट करी थी मैनेजमेंट के सामने, तो वो उसका इंक्वायरी का ही क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, बस ये लिखा हुआ है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस लेगा। तो हमने पढ़ा था क्या, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरी। तो आपको ये 7 पॉइंट्स पूरे याद होने चाहिए। इस पे थोड़ा टाइम लगा लेना, ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी, और ये आईसीएस से पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहीं पे आ जाओ, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे। अभी हमने पढ़ा था कि हमें ऑडिट एविडेंस कैसा चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। इसका मतलब कि ये क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड है। हाँ सर, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस। अब क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस किस पर डिपेंड करेगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे भी डिपेंड कर सकती है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी लगेगी ऑडिट एविडेंस की, ठीक है। और अगर क्वालिटी अच्छी है, ऑडिट एविडेंस की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, तो मेरे को कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा। तो ये आगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस नीडेड बाय द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर हाई असेस्ड रोमम है तो मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे, एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ द सच ऑडिट एविडेंस। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपको लेस क्वांटिटी लगेगी, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है, क्वालिटी होता है। अब क्वालिटी कैसे आती है, वो डिपेंड करता है किस पे, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी पे। रिलेवेंस और रिलायबल होंगे तो ही उस ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी मतलब मान सकते हैं कि उस चीज को। इन सपोर्ट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। अगर क्वालिटी अच्छी होगी उसी पे ऑडिटर का क्या होगा, कंक्लूजन बनाएगा और अपना ऑडिट ओपिनियन भी दे देगा, ठीक है।
अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, सफिशिएंसी को भी। यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्या था, अभी क्वांटिटी पढ़ा था हमने। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, मटेरियलिटी पे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट पे, और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन पे। अगर आइटम मटेरियल होगी तो मुझे क्या ज़्यादा और सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे, तो हाँ मुझे मोर एविडेंस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अगर आइटम लेस मटेरियल होगी तो ठीक है, मेरे को भी लेस रिक्वायरमेंट हो जाएगी ऑडिट एविडेंस की। अब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, अभी मैंने आपको पीछे पॉइंट में भी बोला था, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, तो मुझे क्या चाहिए, मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे। सिमिलरली अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कम है तो आपको क्या चाहिए होंगे, लेस ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे। अब साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ, अगर जो पॉपुलेशन है हमारा वो होमोजीनियस कैरेक्टर का है, ठीक है, स्मॉल साइज है, तो लेस ऑडिट एविडेंस चल जाएंगे। अगर हेट्रोजीनियस है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है, तो उसमें मुझे मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे। यही लिखा हुआ है आगे यहाँ पर। मटीरियलिटी में क्या लिखा है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी मटीरियलिटी की, फिर लिखा कि लेस ऑडिट एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असर्शन आर लेस मटीरियल। अगर असर्शन लेस मटीरियल है तो भैया लेस ऑडिट एविडेंस ले लेंगे, लेकिन मोर मटीरियल है, असर्शन जो है मोर मटीरियल है, तो उसके लिए मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे। रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट का क्या है, यहाँ पे इन्होंने पहले डेफिनेशन लिख देना है आपको, फिर क्या लिखना है, लेस ऑडिट एविडेंस ले लेंगे अगर लो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है तो। सिमिलरली अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ, ऑफ अ पॉपुलेशन में। अब इसमें डेफिनेशन के लिख देना है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन। ठीक है, जो हम लोग आइटम्स सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अ पॉपुलेशन, वो आपका हो जाएगा क्या, सैंपल टेस्टिंग करते हैं ना ऑडिटर, अभी वो भी पढ़ेंगे इसी वाले में। तो लेस ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे अगर स्मॉल नंबर है या फिर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉपुलेशन है तो। ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो आपको मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे, यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं, और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पढ़ा था ना, तो एप्रोप्रिएट में आ जाता है क्या, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को। तो रेलेवेंस क्या होता है, रेलेवेंस रेफर्स टू द लॉजिकल कनेक्शन टू द ऑडिट प्रोसीजर पर्पस एंड द एप्लीकेबल असर्शन बीइंग कंसीडर्ड। रिलेवेंस का मतलब होता है कि एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और जो एड्रेस को हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऑडिटर को मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, तो पहला पॉइंट है, a given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to the certain assertion but not to the others। ठीक है, इस एग्जांपल से समझते हैं। assertion है क्या, जो रेवेन्यू है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यूज चेक करने हैं, और ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करेगा क्या, कट ऑफ ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन, टेस्टिंग करेगा किसकी, कट ऑफ ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन की। अब इसमें क्या है, द ऑडिटर एग्जामिन सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड अराउंड द ईयर एंड टू इंश्योर दैट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। जितनी भी सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड हुई हो या एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हुई हो वो करेक्टली रिकॉर्ड हो गई होंगी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर या नहीं। उस कट ऑफ को चेक करने के लिए, क्योंकि सेल्स तो डेली होती रहती है, जो 31 मार्च तक की सेल हुई है वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में आ रही है और वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही, तो वहां पे ऑडिटर उस चीज की कंप्लीटनेस चेक करने वाला है। तो इसलिए ऑडिटर ने क्या करेगा, सेल्स ट्रांजैक्शंस को सारी चेक करेगा टिल द ईयर एंड तक। ठीक है, अब इसमें रिलेवेंस टू द असर्शन क्या है, द प्रोसीजर्स is relevant to the completeness assertion because it helps to ensure that all the sales occurring in the period are recorded। अब इसमें अगर हमने जो कट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाया ना, तो वो रिलेवेंट कर रहा है किसको,
कंप्लीटनेस असर्शन जो कि एड्रेस कर रहे थे हम किसको, कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू को। तो वहां पे हमारा ये जो ऑडिट प्रोसीजर है वो उससे रिलेवेंट है, तो इसका मतलब इसके बीच में लॉजिकल कनेक्शन है कि नहीं। तो यही यहाँ पर रेलेवेंस की डेफिनेशन है कि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और जो आप एड्रेस को कंसिडर करके चल रहे हो। ठीक है, अब ये रिलेवेंट नहीं होता जो हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया है, कट ऑफ प्रोसीजर, इससे हमें कंप्लीटनेस पता चल रहा है, असर्शन कौन सी, असर्शन कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू के बारे में पता चल रहा है। लेकिन अगर हम ऑडिट प्रोसीजर कट ऑफ लगा के एक्यूरेसी असर्शन के बारे में रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, द एक्यूरेसी assertion as this procedure does not directly address whether the amounts recorded are correct or whether the transaction are properly valued। कि एक्यूरेसी हम नहीं जान सकते कि जो रेवेन्यू है वो एक्यूरेटली अमाउंट से और करेक्टली रिकॉर्ड करा गया है कि नहीं करा गया है, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन चेक नहीं कर सकते बाय डूइंग कट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, लेकिन कट ऑफ प्रोसीजर से हमें कंप्लीटनेस के बारे में पता चल सकता है। तो रिलेवेंस का मतलब यही है कि आपका जो ऑडिट प्रोसीजर आप लगाओगे और जो एड्रेस असर्शन कंसिडर करोगे उसके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप एक रिलेवेंस ऑडिट एविडेंस ले पाओगे। ठीक है, ये जो मैं आपको इतना डिटेल में ले जा रहा हूँ ना एग्जाम्पल में, इतना अच्छे से बुक में नहीं गिवन है और आपको देखना ऊपर ऊपर से काफी सब निकाल देते हैं इस चीजों को। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एजर्शन क्या चेक करनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म कर रहा है, सेंडिंग कंफर्मेशन टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को कंफर्म, जो कस्टमर्स है मतलब वही डेटर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे कंफर्मेशन ले रहा है। ठीक है, द ऑडिटर सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू अ सैंपल ऑफ कस्टमर्स। देखो सभी को तो नहीं भेजेगा, जो मेजर कस्टमर्स होंगे उन्हीं को, मतलब मेजर डेटर्स को भेजेगा टू वेरीफाई द अमाउंट्स ओड आर लेजिटिमेट एंड एग्जिस्ट। वो बैलेंस एग्जिस्ट भी करता है और लेजिटिमेट भी है, मतलब वो डेटर भी कहता है कि हाँ भाई इतना बैलेंस मुझे आपकी जो एंटिटी में जिस तरह आप ऑडिट करना है, हाँ उन्हें बैलेंस देना है इतना। अब ये रिलेवेंस टू द असर्शन हुआ कि नहीं हुआ, दिस प्रोसीजर इज रिलेवेंट टू द एग्जिस्टेंस असर्शन बिकॉज इट कंफर्म दैट द अकाउंट रिसीवेबल्स एक्चुअली एग्जिस्ट। इससे हमें ये पता चल गया हाँ कि जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये वैल्यूएशन को असर्शन को एड्रेस करेगा नहीं करेगा, एज इट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर द अमाउंट्स आर एक्यूरेटली वैल्यूड। क्या ये एक्यूरेटली वैल्यू हुए कि नहीं हुए इसको नहीं एड्रेस करेगा, इस असर्शन को एड्रेस नहीं करेगा। लेकिन हाँ जो हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, कौन सा कंफर्मेशन सेंड करी कि कस्टमर से पूछा, मतलब कि डेटर से पूछा कि हाँ आपका इतना बैलेंस खड़ा हुआ है ये नहीं खड़ा हुआ, तो हाँ उन्होंने कहा कि हाँ ये बैलेंस जो है लेजिटिमेट भी है और इतना बैलेंस मुझे आपकी एंटिटी को देना भी है जहां पे आप ऑडिट करने आए हो। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस हमें पता चल गई उस अकाउंट रिसीवेबल्स डेटर्स की। लेकिन क्या उनकी वैल्यूएशंस के वैल्यूएशन अगर मुझे चेक करनी होती तो क्या मैं कंफर्मेशन कस्टमर्स को भेज के वैल्यूएशन चेक कर पाता, नहीं कर पाता। तो इसमें क्या है, रेलेवेंस का क्या मतलब है, बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिकल कनेक्शन है। मेन कीवर्ड अगर आगे ना लिखने को तो लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड और असर्शन बीइंग कंसीडर्ड। फिर दूसरा बी पॉइंट में गिवन है, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर में ऑफन बी रिलेवेंट टू द सेम असर्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। असर्शन है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। ऑडिट एविडेंस लिया क्या, कौन कौन से, फिजिकल इंस्पेक्शन करा गया, फिजिकल इंस्पेक्शन में the auditor physically inspect the inventory to verify that it exists in the warehouse. This direct evidence where the auditor checks the actual goods are in person। तो ऑडिटर को फिजिकल इंस्पेक्शन करने से पता चल गया कि हाँ वेयर हाउस के अंदर गुड्स रखी हुई हैं, एक्चुअली में है प्रेजेंट वहां पर वेयर हाउस के अंदर।
ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस के टाइप्स पढ़े थे अभी हमने ऊपर, कौन कौन से, नेचर और सोर्स। नेचर में 3 टाइप्स पढ़े थे, क्या, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। अब ऑडिटर ने फिजिकल इंस्पेक्शन करा है तो मतलब उन्होंने विजुअली ले लिया, देख लिया ना कि हाँ फिजिकल इंस्पेक्शन करके, तो यहाँ पे ये नेचर को एड्रेस कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो बी में पॉइंट लिखा था कि ऑडिट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और डिफरेंट नेचर से आर ऑफन मे बी रिलेवेंट फॉर द सेम असर्शन, मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज और नेचर से लेकर भी आपके सेम असर्शन को हम उसे एड्रेस कर पाते हैं। जो अब ऑडिट एविडेंस हम ले रहे हैं, जैसे हमें ऑडिट एविडेंस लेना है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, ये हमारी असर्शन हो गई, ठीक है। इसको हम डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर से आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ एक्चुअली में जो हम असर्शन देख रहे हैं कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री है कि नहीं। इसको देखने के लिए ऑडिटर ने फिजिकल इंस्पेक्शन करा। नेचर के अंदर आएगा वो, आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा नेचर के अंदर। कौन से आएगा, विजुअल में, ठीक है। ऑडिटर ने विजुअली देख लिया कि हाँ फिजिकली इंस्पेक्ट करके कि हाँ गुड्स जो है वेयर हाउस में प्रेजेंट है। फिर दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, सोर्स हो गई आपका, द ऑडिटर रिव्यूज द कंपनीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और अदर सिस्टम रिपोर्ट्स टू वेरीफाई द क्वांटिटीज लिस्टेड। अब हमने सोर्स में भी 2 पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल सोर्स हो गया, ठीक है। एंटिटी से हमने रिपोर्ट ले ली तो उसमें रिकॉर्ड में लिखा था कि कितनी क्वांटिटी है, किस प्राइस पे लिस्टेड है, ठीक है। और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कर सकते हैं, द ऑडिटर ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेयरहाउस प्रोवाइड अबाउट द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री स्टोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ने किसी और के पोजेशन में गुड्स रखवा रखी हैं तो वो उस थर्ड पार्टी से भी कंफर्म कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स आ गया आपका यहाँ पे। तो अब आप समझ रहे हो कितना हम डिटेल में गए इस एग्जांपल के। अब आ जाओ रिलायबिलिटी के ऊपर। रिलायबिलिटी क्या है, द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, नेचर एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये सोर्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इफ एप्लीकेबल, ठीक है। फिर में यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो आपसे पूछा जाएगा, द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस मे बी यूजफुल। आप रिलायबिलिटी कैसे चेक करोगे, अगर आपको रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस लेनी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर वो ऑब्टेन हुई है इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। अगर वो आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिले ना तो आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और किस तरीके से आपको रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, अगर आपके जो एंटिटी के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो क्या है, इफेक्टिव हैं, ठीक है। आपके एंटिटी के कंट्रोल्स जो है आपने एंटिटी से ले लिया ऑडिट एविडेंस, लेकिन उस पर रिलायबिलिटी मेरी तब बढ़ जाएगी अगर उसके कंट्रोल्स जो है वो क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, जब ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑब्टेन करेगा ऑडिटर तो वो मोर रिलायबल हो जाएंगे। आप जैसे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कर लिया डेटर से कि हाँ उसने कहा कि हाँ इतना बैलेंस लेजिटिमेट भी है और ये एग्जिस्ट भी करता है, तो ये एकदम परफेक्ट कंफर्मेशन मिल गई है मेरे को, तो डायरेक्टली ऑडिटर कंफर्म कर ले किसी से तो वो मोर रिलायबल होंगे। और अगर ऑडिट एविडेंस मुझे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिल जाए, मुझे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिख जाए, पेपर फॉर्म में, वेदर पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडियम से हो, तो वो मोर रिलायबल हो जाएंगे। आइदर ऑब्टेन ओरली, देखो बोल के तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ बाद में झूठी कहानी बना सकती है कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने ऐसा कहा था, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे दे, आपको पेपर में दे दे, आपको फिजिकल प्रिंट आउट करवा के दे दे या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में दे दे, मतलब किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दे या किसी अदर मीडियम में दे दे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो तो वो आपको बेस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो तो वो मोर रिलायबल हो जाएगा, आइदर ऑब्टेन्ड एज फोटोकॉपीज और फिल्म और डिजिटाइज्ड, ठीक है।
अगर आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दे तो वो मोर रिलायबल होगा, आइदर ऑब्टेन फोटोकॉपी वगैरह से बेटर होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो कौन कौन से आपको याद करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एक तो आपको अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रहा है तो ठीक है। दूसरा कौन सा था, अगर रिलेवेंट कंट्रोल्स क्या हैं, इफेक्टिव हैं। कंट्रोल्स कैसे हैं, इफेक्टिव हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर हमें मिलेगा तो हम उसको रिलायबल मान लेंगे। और डायरेक्टली ऑब्टेन करता है ऑडिटर। और दूसरा का जो फोर्थ कौन सा था, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है। और फिफ्थ कौन सा था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के, अगर आई से पूछेगा तो। ठीक है, अब क्या हो सकते हैं, ये जो जनरलाइजेशंस के कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो रिलायबल नहीं हो सकती इफ द सोर्स इज नॉट नॉलेजेबल। जो पर्सन है जिससे इंफॉर्मेशन डिमांड करी गई है वो पर्सन नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, या फिर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का बंदा है जिसको लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब कि वो एंटिटी के इंडिपेंडेंस में नहीं है, डिपेंडेंट है। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट नेक्स्ट टॉपिक अभी आपका आने वाला है, वो भी हम पढ़ेंगे। जो जिस बंदे से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एक्सटर्नली, वो भी उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। क्या, कि अगर वो बंदा जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है या फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लैक कर रहा है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रख के चलना है। ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी इन और इन डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर आपको ऑडिटर को लगता है कि यार इनकंसिस्टेंसी है या डाउट हो रहा है किस पे, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे, तो क्या करना होगा, ऑडिटर शैल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशंस टू ऑडिट प्रोसीजर्स आर नेसेसरी। कि भाई क्या मॉडिफिकेशन करूं, क्या एडिशंस करूं टू द ऑडिट प्रोसीजर, जिससे कि जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाए हमारा। ठीक है, और कंसिडर द इफेक्ट ऑन द मैटर ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, और क्या इम्पैक्ट कर रहा है मेरे ऑडिट के अंदर, इन सब चीजों को वो ध्यान में रख के चलेगा ऑडिटर। ठीक है, ऐसा ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मैंने आपको पूरी कवरेज कराता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाएंगे ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ गया, ऑडिट ट्रेल अभी ये कर दूंगा। उससे पहले कोई टॉपिक तो नहीं है इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस में ये दे रखा है एक टॉपिक छोटा सा बुक के अंदर। ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन होंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को टेस्ट करके। ठीक है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इंटरनली कंसिस्टेंट एंड एग्री टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो क्या है, कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट है तभी हम मुझे उससे अकाउंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो पाएगा। अब वो कैसे होगा, एनालिसिस और रिव्यू करके, रीपरफॉर्मिंग करके प्रोसीजर्स को, और रिकंसाइल करके। ठीक है, क्या क्या करके, एनालिसिस एंड रिव्यू करके, रीपरफॉर्म प्रोसीजर्स करके, और रिकंसाइल करके। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टेस्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके आपको अंदर बस आपको यही याद रखना है, क्या, टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए वो क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। और आपको ऑडिट एविडेंस कैसे मिल पाएगा, एनालिसिस रिव्यू करके, रीपरफॉर्म करके प्रोसीजर्स को, और रिकंसाइल करके। सेकंड पॉइंट आपको क्या आएगा इसमें, मोर एश्योरेंस चाहिए अगर ऑडिटर को। मोर एश्योरेंस इज ऑर्डिनरी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस में, तभी आपको एश्योरेंस मिल पाएगी। ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर देन फ्रॉम आइटम्स ऑफ कंसिडर्ड इंडिविजुअली। अगर आपको डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर से मिल जाएगा तो आप उस ऑडिट एविडेंस पे मोर रिलायबल कर पाओगे, और उस पर मोर एश्योरेंस चाहिए तो आप उसको डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर से
ऑब्टेन कर लो ऑडिट एविडेंस को, ठीक है। इंडिविजुअली देखोगे तो नहीं मिल पाएगा, उतनी एश्योरेंस नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम डिफरेंट सोर्सेस से लिए, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल भी पढ़ा था, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आपने फिजिकल इंस्पेक्शन भी करा, आपने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी ले लिया अगर गुड्स जो है थर्ड पार्टी के पोजेशन के अंदर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल मतलब कि आपका नेचर क्या हो गया, उसमें फिजिकल इंस्पेक्शन के अंदर नेचर हो गया आपका विजुअल, और सोर्स आपका क्या क्या हो गया था, एक्सटर्नल सोर्स। तो आपको मोर एश्योरेंस चाहिए ऑडिट एविडेंस के लिए, तो आपको डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर से भी ऑडिट एविडेंस ले लेनी चाहिए। यह आपको एक छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपर्ट के टॉपिक पे आ जाते हैं। अब ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ये वो बंदा होता है जिसके पास एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, लेकिन ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा हुज वर्क इन द फील्ड यूज बाय द एंटिटी, जिसका काम एंटिटी यूज करती है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सपोज किसी बिल्डिंग की वैल्यूएशन करवाई गई है, तो वो आर्किटेक्ट बंदा है, या फिर वैल्यूएशन कराई गई है, एसॉप्स की वैल्यूएशन कराई गई है, एक्चुरियल वाले बंदे को बुलाया गया आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स को देखने के लिए, तो वहां पे जो ये बंदा है अकाउंटिंग ऑडिटिंग का एक्सपर्ट नहीं है, ये अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है। अब इसका वर्क यूज करके एंटिटी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। क्या ऑडिटर भी इसके वर्क को इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, इस्तेमाल कर सकता है। अब आगे यही लिखा हुआ है, relying on the work of management expert when the information to be used as audit evidence। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जो वर्क को यूज करना ऑडिट एविडेंस की तरह, in using the work of management expert the auditor shall to the extent necessary having regard to the significance of the expert work for the audit purpose। ऑडिटर को क्या करना होगा, उसके लिए इवेल्युएट करना होगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। क्या वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट आया बंदा वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी देखेगा ऑडिटर, उसकी ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेगा कि ये बंदा हाँ इस वर्क को किस तरीके से उसने करा है, क्या क्या उसने मेजर पॉइंट्स को कवर करते हुए चला है। जो ऑडिटर की बेस्ट नॉलेज में होगा उसको वो पूछता चला जाएगा और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेगा, इवेल्युएट कर लेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। क्या वो एप्रोप्रिएट था जो उसने वर्क करा है, वो मेरी असर्शन जो ऑडिटर एड्रेस करने वाला है उसके वर्क से, तो उसकी एप्रोप्रिएटनेस को भी क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। तो ये ऑडिटर को ये तीन चीजें चेक करनी होती है किसमें, मैनेजमेंट एक्सपर्ट में। क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। CCO एक तो याद रख लो, क्या CCO क्या हो गया, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। फिर अंडरस्टैंडिंग CCOU और बाद में ए से एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट, ठीक है। और ये बंदा एक्सपर्टीज किस में होना चाहिए, ऑडिटिंग या अकाउंटिंग में? नहीं, अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। When information to be used as audit evidence has been prepared by using the work of a management expert, the NTA of the audit procedure may be affected by such matters। ठीक है, अगर आप ऑडिट एविडेंस की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क, तो क्या क्या चीजें आपको द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या इम्पैक्ट करेंगी, उसमें सबसे पहला मैटर है क्या, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। तो उसमें आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर क्या था,
रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या था मैटर में, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस हो गया। चौथा पॉइंट है नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, whether the management expert is employed by the entity or is a party engaged is to provide relevant services। ठीक है, सिक्स पॉइंट है द एक्सटेंट टू विच द मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सेवेंथ है whether the management expert is subject to the technical performance standards। एट पॉइंट में नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। नाइन्थ है द ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड। और टेंथ में प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। ठीक है, जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस की तरह इस्तेमाल करना है मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क को, तो उसके अंदर जो मैटर है कितना वो कॉम्प्लेक्स है और नेचर क्या है उस मैटर का, ये चीज देखनी होगी। सबसे पहले पॉइंट में तो आपका यही आ जाएगा। अब आपको याद भी करना है, तो पहले दो पॉइंट्स जो होंगे वो आपके मैटर से रिलेटेड हो गए। मैटर से क्या है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क का। ठीक है, अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो एनएस हो गया, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट ने इसे एम्प्लॉय कर रखा है, एंटिटी ने क्या इसको एम्प्लॉय कर रखा है। ठीक है, कितना इन्फ्लुएंस कर लेती है मैनेजमेंट इसके वर्क को, इन्फ्लुएंस कितना कर रही है। यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड टू विच द मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा। अगर भाई ये दबाव में काम कर रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, पूछ पाछ के काम कर रहा है, तो भाई ये कहाँ से ऑडिट एविडेंस की तरह मैं इसके वर्क को इस्तेमाल करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 पॉइंट इसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो वर्क कर रहा है, क्या उसमें कुछ टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये सीधा कीवर्ड्स हैं जो वहां पर एग्जामिनर आपको देखना चाहता है बस आपसे कि हाँ भाई ये वर्ड लिखा हुआ होगा, तो वहां पे वो पास कर देगा, आपको मार्क्स दे देगा अच्छे। फिर 8 पॉइंट में नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट। अब ये जो इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट था ना, इसको दोबारा से देखो घुमा के लिखा है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आईसीए ने गिवन करा हुआ है, पॉइंट दे रखा है, तो हम भी लिखेंगे भाई क्या, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल। फिर 9th पॉइंट में कि ऑडिटर नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट फील ऑफ द एक्सपर्टीज, कि ऑडिटर के पास कितना नॉलेज है, तो इसका एक सेपरेट बना लेते हैं, ऑडिटर नॉलेज। ऑडिटर नॉलेज क्या है, और लास्ट पॉइंट क्या था, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है ऑडिटर का इसके साथ, इसके वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो यार इस तरीके से ना ये शॉर्ट में लिखने से ना हमें फटाफट याद हो जाते हैं। आप भी लिख लिया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आपके पास नोट्स नहीं है सपोज, कोई बात नहीं, आप अपनी कहीं रजिस्टर पे लिख लो, तो इससे फटाफट रिवाइज होगा। मैटर कैसा हो अगर है तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर,
रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है मैटर का। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का NSO मतलब नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिविटी, क्या ये बंदा एम्प्लॉय की तरह मैनेजमेंट ने रख रखा है इसे, कितना वर्क को इसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज करा है इसने जो कि रिक्वायरमेंट है। फिर फिर वही पॉइंट लिख दिया इन्फ्लुएंस वाला थोड़ा घुमा के, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल बाय द एंटिटी, ऑडिटर का नॉलेज क्या है और एक्सपीरियंस क्या कहता है उसकी फील्ड पर, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जो फील्ड है उस पर ऑडिटर की क्या नॉलेज है और क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑडिटर का उसके वर्क के साथ। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन टू बी यूज एट ऑडिट एविडेंस के अंदर, when information produced by the entity the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable। अब एक तो था जहां पे ऑडिटर यूज कर रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को, अब जो एंटिटी ने प्रोड्यूस करके दिया इंफॉर्मेशन क्या वो सफिशिएंट रिलायबल है फॉर ऑडिट एविडेंस, फॉर द पर्पस ऑडिटर पर्पस। उसमें क्या देखेगा ऑडिटर, ऑब्टेन एंड ऑडिट एविडेंस वेदर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या वो ऑडिट एविडेंस जो है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है और वो सच इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड फॉर द ऑडिट पर्पस, क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड तरीके से मिली है जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए पर्पस ऑडिट पर्पस के लिए। तो बस ये दो पॉइंट्स है इसके अंदर। मेन तो आपका ये था मैनेजमेंट एक्सपर्ट था इंपॉर्टेंट आपका, और एक ये वाला पार्ट जो इसमें 10 पॉइंट्स गिवन है, एक ये वाला पार्ट। अब आ जाओ ऑडिट ट्रेल में। ऑडिट ट्रेल क्या है, ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इट इज इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू अ अकाउंट एंट्री एंड फ्रॉम वेदर इट वाज इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। अब इसमें क्या है ऑडिट ट्रेल में स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग होती है, एक एक स्टेप की, किस तरीके से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है, किस तरीके से वो हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट फ्लो है, क्या है ये डॉक्यूमेंट फ्लो है, साथ साथ याद भी करते चलेंगे। ये क्या है डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिसमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट को किस तरीके से ट्रांसलेट करा जाता है अकाउंट एंट्री में और किस तरीके से वो इंसर्ट हो जाती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और वो रिफ्लेक्ट करती है। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है ट्रांसलेट करा जाता है अकाउंट एंट्री के अंदर और वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन याद हो गई हमें। अब यूजेस क्या है आपके ऑडिट ट्रेल के, पहला यूज है हाइलाइटर ले लेते हैं, इट इज यूज एज ऑडिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। इससे आपको ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है ट्रांजैक्शन की और इंटीग्रिटी पता चल जाती है। इट हैज इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी, इसमें सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है और यूजर एक्टिविटी के बारे में पता चल पाता है। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रेड डिटेल्स एंड फाइनेंशियल डेटा कैन बी ट्रेस्ड टू देयर सोर्स। आप स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग होती है तो इसमें हमें सोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन और कहाँ तक रिफ्लेक्ट कर रही है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता है इसमें पूरा। इट यूज टू वेरीफाई एंड ट्रैक मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, चाहे वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, अगर आप ये आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे ना ऑडिट ट्रेल, आपको देखते ही समझ नहीं आएगा भाई इसमें पढ़ना क्या है, बट मैंने इसको बाइफर्केट करके बनाया है ना 3 पॉइंट्स में। पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली यहाँ से ऑडिट ट्रेल की, फिर यहाँ पे मैंने यूजेस लिख दिए 4 और यहाँ पे अदर पॉइंट्स लिख दिए। अब आपको इससे बड़े आराम से कवर हो जाएगा। अब देखना अदर पॉइंट क्या है इसके अंदर, ऑडिट ट्रेल एक्ट एज अ रिकॉर्ड कीपर्स, ये रिकॉर्ड कीपर्स की तरह काम करता है। ठीक है, इसका पर्पस है जिससे कि फ्रॉड रिड्यूस हो जाए, मटेरियल एरर्स रिड्यूस हो जाए और अनऑथराइज यूज कम हो जाए। ठीक है,
ऑडिट ट्रेल जो है एनहांस करता है किसको, इंटरनल कंट्रोल को और डेटा सिक्योरिटी को। देखो ऑडिट ट्रेल है सोर्स डॉक्यूमेंट से किस तरीके से हमारा अकाउंटिंग एंट्री तक जा रहा है, तो हमारे इंटरनल कंट्रोल को भी इफेक्ट करता है, इंप्रूव करता है, और डेटा सिक्योरिटी को भी इंप्रूव करता है। ये फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रीबिल्डिंग द इवेंट्स थ्रू एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज को, ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं इसमें हम एक्टिविटीज, रीबिल्ड करके देख सकते हैं इवेंट्स को दोबारा। ऑडिट ट्रेल एनालाइज कैन स्पेसिफाई रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ से दिक्कत स्टार्ट हुई है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके रीजन को भी, ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, और जिस तरीके से आपने चाहा था कि इस तरीके से वर्क हो उसी तरीके से इसमें वर्क होता है, ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एज इंटेंडेड, ठीक है। तो अब आपको याद करना कैसे है, मेन तो बात यहाँ पे आ जाती है, सारी की सारी पॉइंट समझ में आ जाते हैं, लेकिन याद कैसे करना है। अब यूजेस को याद करने के लिए आपको याद रखना है क्या, AUST। AUST में ए से क्या आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, यू से क्या आ जाएगा, यूजर एक्टिविटी, एस से आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रेड डिटेल्स फाइनेंशियल डेटा, और टी से क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑन ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। वेरीफाई एंड ट्रैक द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल डेटा एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से याद होंगी ये, वहां पर अगर आपसे ऑडिट ट्रेल पूछ लिया और मैंने मतलब ICAI ने पूछ लिया आपसे ऑडिट ट्रेल, अब आपको AUST तो याद रह जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट्स बाय पॉइंट याद नहीं रह पाएंगे। इस वजह से ये निमोनिक्स के साथ साथ पॉइंट्स बोलोगे ना 2 बार 3 बार आपको याद हो जाएंगे। फिर अदर पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे, अदर पॉइंट्स याद करने के लिए याद करना है RPI, FTR, RPI, FTR, SO। आर से क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग की तरह काम करता है। इसका पर्पस क्या है, अब ये RPI ऐसे है, ठीक है ना, तो पर्पस क्या है, रिड्यूस हो जाए फ्रॉड, हमारा मटेरियल एरर्स रिड्यूस हो जाए और अनऑथराइज एक्सेस भी रिड्यूस हो जाए। फिर RPI से क्या था, इंटरनल कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे, एनहांस हो जाएंगे, डेटा सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। FTR, F से फिक्सिंग करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, T से ट्रैक कर सकता है एक्टिविटीज को, और R से आ जाएगा रीबिल्ड कर सकते हैं इवेंट्स को। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, T से ट्रैक एक्टिविटीज, R से रीबिल्ड कर सकते हैं इवेंट्स को। स्पेसिफाई कर देंगे रीजन को जहां से प्रॉब्लम अकर हुई है, और O से हो जाएगा ऑपरेशन एज इंटेंडेड, ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एज इंटेंडेड, जैसा चाहता इंफॉर्मेशन, जैसा चाहता कि हमारे इंटरनल कंट्रोल फ्रेम थे उसी तरीके से हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये इस चीज को ऑडिट ट्रेल क्या करता है, इंश्योर करता है। इट इंश्योर द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एज इंटेंडेड, ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ना हमारा SA 500 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, SA 501। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SA 501। अब SA 501 में क्या है, आपको SA 501 में देखने को मिलेगा कि हम लोग कुछ सेलेक्टेड आइटम्स के ऊपर स्पेसिफिक कंसिडरेशन कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ऑडिट एविडेंस हम लेंगे इसमें SA 500 में, स्पेसिफिक कंसिडर करेंगे किस पे, सेलेक्टेड आइटम्स पे। अब हमने SA 500 पढ़ लिया था, उसमें हम लोग ओवरऑल कंसिडरेशन कर रहे थे, लेकिन SA 501 में कुछ 3 आइटम्स बताई हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक ऐसे स्पेसिफिक बनाना ज़रूरी पड़ा। अब वो कौन कौन सी 3 आइटम्स हैं, पहली आइटम है इन्वेंट्री, ठीक है, उसके बाद है लिटिगेशन, और तीसरा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। SA 500 का पूरा नाम है ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, डील्स विद द स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमने अभी
पढ़ के आए हैं कि ऑडिटर को हमेशा क्या लेना होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है इन रिस्पेक्ट of the aspects of the inventory से related litigation and claims and segment information in an audit of financial statements। अब ये यूजर्स को इतने अच्छे से इम्पैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल क्रिएट करते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इस वजह से यहाँ पे इसका सेपरेट स्टैंडर्ड बनाना आईसीएआई को ज़रूरी समझा और इस वजह से हम इसे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 501 का? ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर को क्या लेना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है किसके रिगार्डिंग में, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। यही आपके कीवर्ड रहेंगे कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए इससे 501 का कि इन्वेंटरी से रिलेटेड क्या करना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को चेक करना है, कंप्लीटनेस देखनी है लिटिगेशन से रिगार्डिंग और क्लेम से रिगार्डिंग, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि अकॉर्डेंस में किसके होंगे, एएफआरएफ के अकॉर्डेंस में होंगे। अब हमें इन सब चीज़ों को मतलब समझना है एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाओ इन्वेंट्री में क्या करेंगे ऑडिटर। जब इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो अटेंड करना होगा किसको, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, तभी ऑडिटर क्या कर पाएगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाएगा किसके रिगार्डिंग, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ऑडिटर को क्या करना है, इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। मैनेजमेंट किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करती है अपने स्टाफ को, प्रोसीजर्स क्या क्या बना रखे हैं जिससे कि वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड और कंट्रोल कर पाए अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, तो पहले ऑडिटर तो इन सब इसको देखेगा। ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स को, कि मैनेजमेंट किस तरीके से काउंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। इंस्पेक्ट करके देख लेगा इन्वेंट्री को और टेस्ट काउंट को परफॉर्म करके देख लेगा ऑडिटर। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं इसमें, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स। ऑब्जर्व करेगा किसको, मैनेजमेंट किस तरीके से काउंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है, खुद इंस्पेक्ट करके देख लेगा और टेस्ट काउंट करके देख लेगा। अब क्या होगा, सेकंड पॉइंट दे रखा है, ऑडिटर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। जो एंटिटी ने फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बनाए होंगे ऑडिटर उस पर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा जिससे कि उसे डिटरमाइन हो जाए जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेटली और एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट और एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आसान था काफी। तो अभी ऑडिटर क्या करेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाएगा। अब ये सेपरेट मैंने यहाँ पे दे रखा है जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं ना, अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, इसको एक बार आप पढ़ लेना। अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख के आ जाना, सेम पॉइंट्स ही हैं। इंस्पेक्ट करेगा ऑडिटर जिससे कि उसे एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में पता चल जाए। ऑब्जर्व करेगा क्या, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स कि किस तरीके से रिकॉर्ड और कंट्रोल हो रहे हैं रिजल्ट्स, और ऑब्टेन कर लेगा ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट प्रोसीजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। कौन कौन से मैटर्स जो है रिलेवेंट रहेंगे ऑडिटर को वाइल फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से रिलेटेड। नेचर क्या है इन्वेंट्री का, कौन से स्टेज पे है इन्वेंट्री, कौन से कंप्लीशन स्टेज पे है वर्क इन प्रोग्रेस के। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है रिलेटेड विद द इन्वेंट्री। नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल क्या है इन्वेंट्री से रिलेटेड। टाइमिंग क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का। क्या एंटिटी मेंटेन करती है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम पे इनवर्ट आउटवर्ड रिकॉर्ड होता है इन्वेंट्री का। लोकेशन क्या है जहां इन्वेंट्री हेल्ड है। क्या ऑडिटर को किसी अनदर ऑडिटर एक्सपर्ट की असिस्टेंस चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश, कि जो एडिक्वेट प्रोसीजर्स हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशू हुए कि नहीं हुए फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, तो कौन कौन से मैटर रिलेवेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो है नेचर, दूसरा है क्या स्टेजेस, फिर है कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट रिलेटेड विद द इन्वेंट्री, फिर है इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड विद इन्वेंट्री, फिर उसके बाद टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन क्या है, फिर असिस्टेंस चाहिए ऑफ एनी ऑडिटर एक्सपर्ट, और ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से एस्टैब्लिश एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ने क्या करा है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले दिन इन्वेंट्री को काउंट ना करके किसी और दिन चेक करा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑडिटर को परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर, जिससे कि उसे पता चल जाए किस बारे में, कि जो उसकी काउंट डेट है और द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में जो चेंजेस हुए हैं इन्वेंट्री के अंदर, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। ठीक है, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गए हैं, इस चीज को देखेगा ऑडिटर, और रिलेवेंट मैटर्स को कंसिडर करेगा इसके रिगार्डिंग, क्या कि परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया था अभी, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें कि इनवर्ड आउटवर्ड ऑफ इन्वेंट्री रियल टाइम पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो क्या वो प्रॉपरली एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी क्या है, एंटिटी का जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम है उसकी क्या रिलायबिलिटी है, और रीजन पूछ लेगा अगर कोई डिफरेंसेस आए हैं किसके बीच में, फिजिकल काउंट के बीच में और परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के बीच में। ठीक है, इजी था ये काफी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गिवन है क्या, अगर ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पाता है ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो क्या करना है, ऑल्टरनेटिव डेट पे परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर को। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डेट पे परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स, बस इतना ही गिवन है। उसके बाद गिवन है क्या, अगर अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो है इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं इसमें, ऑडिट जो ऑडिटर क्या करेगा, इंस्पेक्ट कर लेगा डॉक्यूमेंट सेल और परचेज ऑफ इन्वेंट्री से जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तभी उसको क्या पता चलेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाएंगे रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। यहाँ पे एग्जांपल वही दे रखा है, क्या इंस्पेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स को इन रिलेशन विद सेल एंड परचेज। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऑडिटर ये भी नहीं कर पा रहा, नॉट पॉसिबल है, तो मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन एज पर एस 705। In some cases, attendance of physical inventory count may be impracticable due to nature and location of the inventory. अब क्या है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचर और लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री की वजह से। ऐसा केस तब हो सकता है जहां पे वेयर हाउस इस लोकेशन पे जहां पे ऑडिटर के जान को खतरा है। एग्जाम्पल में ये है, वेयर द इन्वेंट्री इज हेल्ड इन अ लोकेशन दैट में पोज थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर, तो भाई वहां तो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जिससे कि उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। अब नीचे ये पॉइंट भी दे रखा है साथ ही साथ, हाउएवर मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस, अब आपको जाने में दिक्कत है कि दूर लग रहा है, ये मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस आ जाएंगे ऑडिटर को, ये सफिशिएंट नहीं है टू सपोर्ट द डिसीजन बाय द ऑडिटर दैट अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, कि आप ये कह दो कि भाई इम्प्रैक्टिकेबल इसलिए था क्योंकि काफी ज्यादा दूर था, नहीं, ये सफिशिएंट, ये जनरल इनकन्वीनियंस है आपका, ये सफिशिएंट नहीं है ऑडिटर के लिए कहना। ऐसे 200 क्या कहता है, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस। अब डिफिकल्टी हो रही है, आपको टाइम नहीं है, आपका खर्चा लगेगा, तो ये वैलिड बेसिस नहीं है कि अगर आप ऑडिट प्रोसीजर्स ओमिट कर दो, जो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं उसे आप ओमिट कर दो और सेटिस्फाई हो जाओ किससे,
लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन यही आएगा कि मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस आपको एग्जांपल में दे देंगे, तो क्या ये सफिशिएंट कॉज है? नहीं, ये सफिशिएंट कॉज नहीं है टू सपोर्ट अ डिसीजन कि ऑडिटर जो है इम्प्रैक्टिकेबल हो पा रहा है, कि वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पा रहा है। जहां पे फिजिकल मतलब इन्वेंट्री है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो एक इंपॉर्टेंट मैटर है, तो ऐसे 200 में भी गिवन है। यहाँ पे जब आप धीरे धीरे ये बार बार वीडियो देखोगे ना, आपको धीरे धीरे सब चीजें याद भी होती चली जाएंगी। ऐसे 200 में कि टाइम, डिफिकल्टी और कॉस्ट इन्वॉल्व की वजह से आप ये कह रहे हो कि भाई ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा ऑडिट प्रोसीजर लगाना, और आप सेटिस्फाई हो रहे हो किससे? लेस देन परसुएसिव एविडेंस से। तो ये आपको ये तरीका नहीं करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब जो इन्वेंट्री है किसी और की कस्टडी में, किसी और के कंट्रोल में, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को भाई देखो क्या चाहिए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। किसके रिगार्डिंग? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के रिगार्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री। तो उसको अपना काम तो करना ही करना है। रिक्वेस्ट कर लेगा कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी द क्वांटिटीज एंड द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री के बारे में। अब वो थर्ड पार्टी से ही पूछेगा कि भाई तुम बता दो कि जो क्या क्वांटिटी रखी हुई है और क्या कंडीशन है इन्वेंट्री की, ठीक है। फिर उसके बाद करेगा परफॉर्म द इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके देख लेगा या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के देखेगा, जिससे कि उसे एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चल पाए। और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करेगा? अदर ऑडिट प्रोसीजर में इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रिसिप्ट्स ले लेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी से कहेगा ऐसा करो, आप मुझे वेयर हाउस की रिसिप्ट्स भेज दो। फिर सेकंड पॉइंट में गिवन है रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन प्लेस्ड एज कोलेटरल। जहां पे कोलेटरल की तरह इन्वेंट्री हेल्ड है थर्ड पार्टी के पास, तो वहां से कंफर्मेशन ले लेगा। और क्या करवा सकता है? किसी अनदर ऑडिटर को अरेंज करके कह सकता है कि भाई अटेंड कर ले बा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, अगर प्रैक्टिकेबल है तो। इस तरीके से ऑडिटर थर्ड पॉइंट में क्या करेगा? अनदर ऑडिटर को भेज के कहेगा भाई तू एक बार चेक करा। और क्या कर सकता है? ऑब्टेन कर सकता है क्या? सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द एडुकेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल फॉर इंश्योरिंग दैट द इन्वेंटरी इज प्रॉपर्ली काउंटेड एंड सेफगार्डेड। क्या कर सकता है? अनदर ऑडिटर रिपोर्ट ले लेगा या फिर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट ले लेगा, जिससे कि वो अपने आप को एश्योर कर ले कि जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपरली काउंटेड है और सेफगार्ड है थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखने इस वाले क्वेश्चन में, क्या कौन कौन से पॉइंट्स याद करोगे? एक तो जो रिक्वेस्ट कर लेंगे किससे? थर्ड पार्टी से, कि जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी और कंडीशन के बारे में, क्वांटिटी और कंडीशन के बारे में पूछताछ कर लेगा ऑडिटर। फिर क्या करेगा? और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करेगा परफॉर्म, इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगा इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगा और इंस्पेक्शन। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आएंगे? इंस्पेक्ट कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे कि वेयर हाउस रिसिप्ट्स हो गई आपका इस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद कोलेटरल पे गिवन है तो उनसे कंफर्म कर लेगा। अनदर ऑडिटर से बोलेगा भाई तू जाके चेक करा, और सर्विस ऑडिट रिपोर्ट देख लेगा। सर्विस ऑडिट रिपोर्ट में देख लेगा कि वो प्रॉपरली काउंटेड इन्वेंट्री और सेफगार्डेड है किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसके अंदर? लिटिगेशन। लिटिगेशन में क्या है? एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एक एंटिटी के अंदर, ठीक है। अब इसमें गिवन है द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स, ठीक है। ये कैसे पता करेगा ऑडिटर को
इंक्वायरी कर लेगा मैनेजमेंट से, रिव्यू कर लेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग किसकी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस हमें पता है ना, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को ओवरलुक, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को देखते हैं, ठीक है, उनको मिनट्स को, मीटिंग्स को रिव्यू करके देख लेगा, और लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को रिव्यू कर लेगा, ठीक है। लिटिगेशन एंड क्लेम जो है एंटिटी के, वो एक मटेरियल इफेक्ट क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो उसकी रिक्वायर्ड है कि उसे डिस्क्लोज करा जाए प्रॉपरली इन द अकाउंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज करा जाए। फिर उसके बाद दे रखा है इफ द ऑडिटर असेस अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटिगेशन और क्लेम्स, तो कम्युनिकेट कर ले किसके साथ, एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। देखो एंटिटी के अंदर ना इन हाउस लीगल काउंसिल भी होता है और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल भी होता है, जो कि एंटिटी के लिटिगेशन क्लेम्स को देखते हैं। तो अभी इसमें दे रखा है किसके बारे में, एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बारे में। अब क्या करेगा ऑडिटर, इफ द ऑडिटर असेसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटिगेशन क्लेम्स, ये तो पहले कहानी लिखनी होंगी आपको। अगर ऐसा एग्जिस्ट है तो क्या करना है, कम्युनिकेट कर ले ऑडिटर, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर ले किसके साथ, एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। उसके लिए ऑडिटर को लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना पड़ेगा किसको, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, जिससे कि वो ऑडिटर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। लेकिन जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनका जो लॉ रेगुलेशन या जिस प्रोफेशनल बॉडी से वो रिलेट करते हैं, वो प्रोहिबिट करता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कि आप किसी को भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते ऑडिटर को। तो ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, फॉर दिस पर्पस अगर वो लेटर ऑफ इंक्वायरी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो ऑडिटर उन्हें लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजेगा, ठीक है। अब प्रोफेशनल बॉडी को अलाउ नहीं है लेटर ऑफ इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करना, तो ऑडिटर क्या करेगा, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजेगा किसको, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को। उसमें क्या होगा, लिस्ट होगी किसके बारे में, लिटिगेशन और क्लेम्स के बारे में। उसमें होगा कि मैनेजमेंट ने एसेस करा है कि इतना आउटकम आ सकता है, आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स ऑफ ईच, मतलब कि मैनेजमेंट ने असेस करा है कि हाँ हमारा इतना खर्चा हो सकता है इस लिटिगेशन और क्लेम को सेटल आउट करने के लिए। फॉर ईच लिटिगेशन एंड क्लेम लिखा हुआ है, एंटिटी मैनेजमेंट ने एस्टिमेट कर रखा है क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आएगा और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उस स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी में, क्या क्या होगा। एक बार दोबारा समझते हैं उसमें क्या क्या होगा। स्पेसिफिक में क्या होगा, लिस्ट होगी एक तो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उसके अंदर मैनेजमेंट का असेसमेंट होगा। मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखा है किससे रिलेटेड, कितना हमारा एस्टिमेट आ सकता है उसे सेटल डाउन करने के लिए लिटिगेशन क्लेम को, और वो क्या फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन रहेगा उसका, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना रहेगा, ठीक है। और क्या क्या कॉस्ट खर्चे आएंगे इसको सेटल डाउन करने के लिए। देखो एक तो पैसा देना पड़ता है कि उस क्लेम को सेटल डाउन करने के लिए, और जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उसको भी तो जो वो सर्विस दे रहा है उसको कॉस्ट जो होगी वो हमारा इधर कॉस्ट इन्वॉल्व में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, I request that the entity's external legal counsel confirm the reasonableness of the management assessment and provide auditor with further information if the list is considered incomplete or incorrect। अब क्या होगा, जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी एक्सटर्नल काउंसिल को वो उसे कंफर्म कर दे कि हाँ जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है वो रीजनेबल है, हाँ वो रीजनेबल है, और प्रोवाइड कर सकता है ऑडिटर को क्या, फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकता है किसके बारे में। अगर लिस्ट के अंदर कोई लिटिगेशन और क्लेम जो है वो ऑडिटर के हिसाब से ऑडिटर को नहीं पता था तो वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल उस लिस्ट को ऐड कर सकता है अगर वो इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है तो, ठीक है। फिर दे रखा है फोर्थ पॉइंट में, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर में आल्सो जज
it necessary to meet the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome of the litigation or claims. तो ऑडिटर क्या कर सकता है, जज कर सकता है कि एंटिटी के लीगल काउंसिल के साथ मीटिंग करके डिस्कस कर लेगी क्या आउटकम हो सकता है, ठीक है। दिस मे बी ए केस फॉर एग्जाम्पल, अब ये किस केस में करेगा, जहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि मैटर जो है सिग्निफिकेंट है, मैटर जो है कॉम्प्लेक्स है और डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट और एंटिटी लीगल काउंसिल के बीच में, ठीक है। किसी लिटिगेशन और क्लेम को मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में डिसएग्रीमेंट है, मैटर क्या है, कॉम्प्लेक्स है या फिर मैटर सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे ऑडिटर को कि कम्युनिकेट नहीं करोगे आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, या एक्सटर्नल काउंसिल जो है रिस्पॉन्ड नहीं करे, रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड, तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले बाय परफॉर्मिंग द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को एज पर एस 705 के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल एक पेज का है ये, देखो आप, और इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि जो आपको समझ नहीं आएगा। लिटिगेशन एंड क्लेम्स देखो एक ही पेज में यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा और सारे कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट्स ऑपरेशन इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। तो अब देखो एक एंटिटी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, काफ़ी सारी जोग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऑपरेट कर रही है, तो उसे हम कह देंगे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है अकॉर्डिंग टू द AFRF, ठीक है। तो ये मीनिंग में क्या आ जाएगा, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और किसके बारे में, सर्विसेज के बारे में और किसके बारे में, ऑपरेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज में यहाँ पे ऑपरेट कर रही है एंटिटी। फिर नेक्स्ट दे रखा टॉपिक ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लेना है किसके बारे में, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड कर लेगा कौन से मेथड से मैनेजमेंट डिटरमाइन कर रही है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को। सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर, वो जो मेथड्स होंगे वो डिस्क्लोज कर रहे हो किसको, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। वेयर एप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स, और ये भी देख लिया ऑडिटर कि जो एप्लीकेशन टेस्ट करके देख लेगा मेथड्स किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, और परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी देख लेगा अगर उसे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ज़रूरी लगता है तो। फिर उसके बाद गिवन है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, example of matters that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management determining segment information and where such methods are likely to result in disclosure in accordance with AFRF। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, सेल एंड ट्रांसफर कैसा है, चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट कौन से हैं, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट्स को करा कि नहीं करा, कंपैरिजन विद द बजट्स, ये मेथड्स यूज करती है क्या, मैनेजमेंट यूज करती है, ठीक है। एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स के बारे में हो गया, और एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग द सेगमेंट्स। देखो अगर ये मेथड यूज नहीं करेगी तो सेगमेंट का जो है AFRF के अकॉर्डेंस में जो है डिस्क्लोजर नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी रखे प्रायर पीरियड के साथ में,
और एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दे किसको, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उन्हें भी। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट और डिस्क्लोज हो रहा हो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सर्विसेज और जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज में आप ऑपरेट कर रहे हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सेपरेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए सेगमेंट इंफॉर्मेशन में ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। तो आपके कभी भी आ सकता है, एमसीक्यू पर्पस में भी आ सकता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। क्या स्टैंड अलोन बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, नहीं, स्टैंड अलोन बेसिस पर प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो ये चेक कर ले कि जितने भी सेगमेंट्स हैं उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुआ हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या नहीं हुआ है। सभी सेगमेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा जी, अभी हमारा ऐसे 501 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आपको जब भी कोई भी इसमें पूछा जाएगा अगर इन्वेंट्री के बारे में, तो इन्वेंट्री के साथ आपको वर्ड लिखना है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप ये सब वर्ड्स लिख के आओगे ना, वहां पे आप देखना एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वो तो आपको मार्क्स से पता चलेगा। देखो, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमेशा कभी भी आए टॉपिक ये स्टार्टिंग में लिख देना। इससे क्या होगा, एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब इसमें क्या है, अगर आप नाम से ही समझोगे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में कंफर्मेशन ऑडिटर जो है कुछ कंफर्म करवाना चाहता है, वो भी एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी का आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, और ऑडिटर इंटरनली ना कंफर्म करवा के एक्सटर्नली किसी चीज के बारे में कंफर्मेशन लेगा, जिससे कि उसे एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे। द स्टैंडर्ड ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन डील्स विद ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके ऑडिटर को क्या मिल जाए, ऑडिट एविडेंस मिल जाए। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग में लिखा हुआ है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम। ठीक है, ऑडिटर को इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेगा, किसी थर्ड पार्टी से पूछताछ करेगा, कैसे, रिटर्न रिस्पॉन्स लेगा उससे। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स लेगा और वो रिटर्न रिस्पॉन्स ऑडिटर के लिए ऑडिट एविडेंस की तरह काम करेगा। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या अदर मीडियम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, जिससे कि ऑडिटर को रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल जाए। अब कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं ऐसे 505 में जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन है किसका, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या है, अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर indicating whether the confirming party agree or disagree with the information in the request or providing the requested information। अब इसका क्या मतलब हो गया पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, कि ऑडिटर को थर्ड पार्टी जो है कम्युनिकेट करेगी, थर्ड पार्टी जो है कम्युनिकेट करेगी, चाहे वो इंफॉर्मेशन से एग्री हो या डिसएग्री हो। ठीक है,
मतलब जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट भेजी है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी है थर्ड पार्टी से, या तो वो एग्री हो तब भी ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करे, डिसएग्री हो तब भी ऑडिटर को रिक्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो गया। अब नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है इसमें, a request that the auditor confirming that the confirming party respond directly to the auditor को respond तभी करे only if the confirming party disagrees with the information provided in the request। मतलब कि कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन के बीच में बस ये डिफरेंस है कि ऑडिटर को कम्युनिकेट तो अभी भी ऑडिटर को ही करना है, ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन से वो डिसएग्री हैं तो। इस बार एग्री वर्ड था, एग्री और डिसएग्री था पॉजिटिव में। अगर एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो पॉजिटिव कंफर्मेशन तब भी आपको रिस्पॉन्ड करना है ऑडिटर को। इसमें है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तभी आपको ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करना है। अब क्या दे रखा है, थर्ड डेफिनेशन दे रखी है इंपॉर्टेंट, नॉन रिस्पॉन्स, अ फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। अब ऑडिटर ने रिक्वेस्ट भेजी थी थर्ड पार्टी को कि आप इंफॉर्मेशन को हमें इस कंफर्म जो इंफॉर्मेशन भेजी थी उसको रिस्पॉन्ड कर दो हमें, या तो उन्होंने फेल कर दिया, रिस्पॉन्ड नहीं करा, या वो जहाँ पे डिलीवरी करनी थी वहाँ पे कोई था ही नहीं, वो एड्रेस गलत है, जो भी था वो अनडिलीवर्ड हो गए, ऑडिटर के पास दोबारा आ गया। अब क्या है फोर्थ में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, a response that indicates a difference between the information requested or and the information provided by the confirming party। जो रिस्पॉन्स इसका मतलब एक्सेप्शन का है कि जो ऑडिटर ने जो रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन भेजी थी थर्ड पार्टी को कंफर्म करने के लिए या बताने के लिए, वो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन की जगह अनदर इंफॉर्मेशन दी है, किसको, ऑडिटर को। इसमें ये लिखा हुआ है, अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। डिफरेंस है किसके बीच में, जो कि इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी थी और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है थर्ड पार्टी के ने वो एक अलग इंफॉर्मेशन है, तो वो डिफरेंस है, तो ये हमारा एक्सेप्शन केस बन जाएगा। तो ये चार डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट हो गई हमारी कंप्लीट। आपको एक एक का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब कौन से ऑडिट एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स ऑडिटर जो अडॉप्ट करेगा जिससे कि उसे ऑडिट एविडेंस मिल जाए। When using the external confirmation procedures, ऑडिटर को मेंटेन करना है कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म और रिक्वेस्ट, डिटरमाइन करेगा कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसको कंफर्म करवाना है। एप्रोप्रिएट पार्टी को सिलेक्ट करेगा, डिजाइन करेगा किसको, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, और प्रॉपर्ली एड्रेस करेगा, जिससे कि प्रॉपर्ली एड्रेस करेगा और ये भी उसमें लिखेगा कि आपको किस इंफॉर्मेशन देनी है, तो अपना एड्रेस भी उसमें इंफॉर्मेशन में दे देगा जिससे कि वो डायरेक्टली ऑडिटर के पास आ जाए, और रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। अगर कुछ समय बाद एप्रोप्रिएट टाइम के बाद रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो एक फॉलोअप रिक्वेस्ट भी भेजेगा ऑडिटर, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। तो ऑडिटर को क्या देखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है वो देखना है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी, एप्रोप्रिएट पार्टी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। डिजाइन करेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट को डिजाइन करेगा और उसको प्रॉपर्ली क्या करेगा, एड्रेस करेगा, और अपने इंफॉर्मेशन भी दे देगा जिससे कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दें ऑडिटर को, और सेंड कर देगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, फॉलोअप भेजेगा अगर एप्रोप्रिएट टाइम के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। फिर एक एक करके देख लेते हैं इसके बारे में। डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, external confirmation procedures frequently performed to confirm the information regarding the account balances and their elements। अकाउंट बैलेंस
कितना, सपोज करो एक डेटर से पूछ रहे हैं कि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि आपको 300 करोड़ रुपीस देने हैं, तो हमने एक्सटर्नल पार्टी से भी पूछ लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट था और कंपनी की जो सेल्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रहती है। तो इस पे ऑडिटर ने पूछा कि भाई आपको जो अकाउंट बैलेंस है उसे कंफर्म करवा लिया, या कोई अदर एलिमेंट है, मतलब कि कोई टर्म्स ऑफ कंडीशंस वगैरह है, उसको भी ऑडिटर कंफर्म करा सकता है। आगे ही लिखा हुआ है, दे में ऑल्सो यूज टू कंफर्म टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजेक्शन बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पार्टीज टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सम सर्टेन कंडीशन। उसको हम क्या कहते हैं, साइड एग्रीमेंट कहते हैं। तो ऑडिटर इन्हें भी कंफर्म करवा सकता है। ऑडिटर देखो जिसका 300 करोड़ का बैलेंस खड़ा होगा उसी पार्टी को सिलेक्ट करेगा ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। भाई उसी पार्टी को भेजे जो कि ऑडिटर के हिसाब से वो पर्सन नॉलेजेबल हो कि वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को कंफर्म कर सकता है। तो इस चीज का ऑडिटर ध्यान रखे कि सामने वाली पार्टी कम से कम इतनी नॉलेजेबल होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो उसको कंफर्म कर सकता है। फिर डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या है, डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में है कि डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट। इस तरीके से डिजाइन करे कि भाई हमें रिस्पॉन्स आया है एंड द रिलायबिलिटी एंड नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज, और देख ले कि वो रिलायबल हो, रिलायबल ऑडिट एविडेंस हो जो कि ऑडिटर को रिस्पॉन्स आएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आईसीएआई का, ये फेवरेट क्वेश्चन है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय डिटरमाइनिंग व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चलना है जब आप डिजाइन करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। तो पहला असर्शन कौन सी एड्रेस कर रहे हो आप, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है उससे रिलेटेड इंक्लूडिंग द फ्रॉड रिस्क, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या कहता है ऑडिट इन द ऑडिट एंगेजमेंट्स में, उसके साथ जो प्रायर एक्सपीरियंस होगा ना डिफरेंट ऑडिट एंगेजमेंट्स में, तो वो एक्सपीरियंस क्या कहता है ऑडिटर का, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अदर मीडियम कौन सा देख रहा है ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड द ऑडिटर। भाई मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन ले ले कि जिससे कि थर्ड पार्टी विलिंग हो जाए रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, ऑडिटर को रिस्पॉन्ड कर दे जिससे, ठीक है ना। मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन का भी ध्यान रखे कि हाँ जिससे कि थर्ड पार्टी जो है कम्युनिकेट कर दे अपने ऑडिटर को। एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म और प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट वर्सेस टोटल बैलेंस। जो पार्टी से हम कंफर्म करवाना चाह रहे हैं कि वो उसमें एबिलिटी हो कि वो बता पाए जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी गई है उसको बता पाए, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनवॉइस को भी बता पाए वर्सेस टोटल बैलेंस भी बता दे कि हमारा इतना टोटल बैलेंस खड़ा हुआ है इन केस अगर डेटर का केस है तो अब देखो पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है याद करना। तो पहले आपको याद रखना है क्या, असर्शन कौन सी एड्रेस हो रही है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है उससे रिलेटेड, फिर लेआउट एंड प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखेगा ऑडिटर, ठीक है, फिर प्रायर एक्सपीरियंस क्या कहता है ऑडिटर का जो उसने डिफरेंट एंगेजमेंट्स में देखे थे, फिर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन तभी थर्ड पार्टी जो होती है कंफर्मिंग पार्टी जो होती है वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है ऑडिटर को, और जो कंफर्मिंग पार्टी वो क्या हो, एबल हो जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर पाए, ठीक है। फिर दे रखा है किसके बारे में, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में। हमने ऊपर से जो पढ़ा था वो सिर्फ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसमें क्या, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई द ऑडिटर इन ऑल केसेस। अब ऑल केसेस का मतलब हो गया है चाहे आप इंफॉर्मेशन से एग्री हो या डिसएग्री हो,
आप दोनों ही केस में ऑडिटर को रिप्लाई करोगे, ठीक है। अब उसमें आगे गिवन है आइदर बाय इंडिकेटिंग द कन्फर्मिंग पार्टी एग्रीमेंट विद द गिवन इंफॉर्मेशन, या तो वो जो ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन भेजी है या तो वो उससे एग्री करके बता दें, या फिर बाय आस्किंग कन्फर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने जो डेटर का एग्जांपल लिया था, सपोज एक डेटर का बैलेंस था 300 करोड़ रुपीस का, तो हमने उनसे ये लिख के नहीं दिया कि हाँ आपका बैलेंस इतना है कि नहीं है, हमने उनसे पूछ लिया कि आपका कितना बैलेंस आपको देना है, हमारी जो ऑडिटिंग जिस तरह हम ऑडिट करना है आपको उन्हें कितना बैलेंस देना है। तो वो उसे फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब एक ब्लैंक छोड़ देंगे, वहां पे वो अमाउंट लिख के भेजेगा हमें 300 करोड़। तो ये वहां से हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक हमारा एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस भी हो जाता है। इसी चक्कर में आगे ये लिखा है, रिस्पॉन्स टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ये हमें रिलायबल ऑडिट एविडेंस देता है। लेकिन इसमें एक रिस्क होता है, क्या, जो कंफर्मिंग पार्टी है जो रिप्लाई कर रही है रिक्वेस्ट को, वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देती है विदाउट वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, या करेक्ट है कि नहीं, वो बस इंफॉर्मेशन भेज देती है। द ऑडिटर में रिड्यूस दिस रिस्क बाय यूज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दैट डू नॉट स्टेट द अमाउंट और अदर इंफॉर्मेशन ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू फिल द अमाउंट और टू फर्निश द अदर इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है कि अगर ऑडिटर ने लिख के भेजा था कि हाँ 300 करोड़ का बैलेंस है, तो वो उस चीज को कंफर्म देखते ना देखते और विदाउट वेरीफाई अपने बैलेंसेस में देखते ही नहीं कि हमें कितना पे करना है, वो सीधा इसको कंफर्म करके भेज देते। अब जैसे यहाँ पे अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह भेजेगा तो वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ मैं हाँ कितना बैलेंस दे रहे हैं, अपने बुक्स को चेक करेंगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन रहता है कि वो कंफर्मिंग पार्टी से ही इंफॉर्मेशन ले ले। On other hand, the use of the blank confirmation request may result in lower response rate. लेकिन अगर blank confirmation request आप भेजोगे कि भाई वो अमाउंट फिल करके दे, वहां पे क्या हो सकता है, वो रिस्पॉन्स ना करना चाहे बिकॉज एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसको, कंफर्मिंग पार्टी को, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में गिवन है क्या, डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉपरली एड्रेस्ड रिक्वेस्ट। Determining the request may properly address includes testing the validity of some or all of the addresses on the confirming request before they are sent out. भेजने से पहले ऑडिटर क्या कर ले, वैलिडिटी चेक कर ले, एड्रेस चेक करवा ले एक बार, बस यही लिखा हुआ है। फिर है फॉलो अप ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर एक रीजनेबल टाइम पे रिप्लाई नहीं आता तो वो उनको क्या कर सकता है, फॉलो अप रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। अगर रीजनेबल टाइम में उसको रिप्लाई नहीं आ सकता तो वो फॉलो दोबारा से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है उसको दोबारा सेंड कर सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट। अभी हमने पॉजिटिव पढ़ा था ना, एक बार नेगेटिव और पढ़ लेते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर ओनली इफ द पार्टी डिसएग्रीज, ठीक है। अगर पार्टी डिसएग्री करेगी इन्फॉर्मेशन से तभी वो ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, लेस परसुएसिव एविडेंस की तरह कंसिडर करा जाता है इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अकॉर्डिंगली ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज सोल सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। देखो ऑडिटर को ये यूज नहीं करना चाहिए फॉर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर अनलेस, अगर ये नीचे जितने भी ये 4 कंडीशन अगर ये प्रेजेंट है तभी यूज करना चाहिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, अदरवाइज इसको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। अब वो 4 कंडीशन कौन कौन सी है, जहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लो है तो चलो ठीक है। जहां पे ऑडिटर ने देखा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक जो है स्मॉल है या फिर होमोजीनियस टाइप के हैं, तो ठीक है वहां पे यूज कर सकता है। जहां पे ऑडिटर को लगता है कि लो एक्सेप्शन रेट रहेगा, लो एक्सेप्शन रेट हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सेप्शन की, कि डिफरेंस जो है किसके बीच में, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और जो इन्फॉर्मेशन वापस आई है उसके बीच में डिफरेंस है, वो अगर लो रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर। द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशन where the recipients or negative confirmation disregard such request। जहाँ पे ऑडिटर को ऐसा नहीं लगता कि जो रेसिपिएंट है
जिसको इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो डिसरिगार्ड करेगा रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे ऑडिटर जो है इन चार जगह अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट हैं तभी ऑडिटर को यूज करना चाहिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। अब आपके दो टॉपिक बचे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे। अब यहाँ पे है क्या, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब मैनेजमेंट मना कर रही है कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को क्या करना है, इंक्वायर द मैनेजमेंट रीजन क्या है फॉर द रिफ्यूजल टू सीक द एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। भाई पूछेगा ना क्या, क्यों रीजन दे दो, क्यों रिफ्यूज कर रहे हो आप हमें, और वैलिडिटी देखेगा कि इसके रीजनेबल पॉइंट्स क्या हैं, ये जो ये मैनेजमेंट हमें रिफ्यूज कर रहा है। इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट रिफ्यूजल को ऑन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशंस को जो कि इम्पैक्ट करेंगे इसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को और ऑडिटर के नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को। ठीक है ना। अब देखो मैनेजमेंट मना करेगा तो ऑडिटर का नेचर टाइम और एक्सटेंट कहीं ना कहीं चेंज होगा ही होगा, और उस रिलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट से क्या इम्पैक्ट ऑडिटर को असेस करना होगा कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। परफॉर्म करेगा फिर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे कि उसे ऑब्टेन हो जाए क्या, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। इफ द ऑडिटर कंक्लूड कि मैनेजमेंट का जो रिफ्यूजल था टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल है, तो क्या करेगा ऑडिटर, कम्युनिकेट करेगा किसे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ एस 260 के अंदर, और मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट एज पर एस 705। अब आगे दे रखा है रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल। अगर कहीं पे मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है तो कॉमन रीजन हो सकता है क्या, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है या कोई नेगोशिएशन, ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रहा है। तो भाई अगर लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रहा है एंटिटी और थर्ड पार्टी के बीच में, तो भाई ऑडिटर अगर पूछेगा तो पूछताछ करने पे मामला खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वैलिड ग्राउंड्स हैं। द ऑडिटर रिक्वायर्ड टू सीक द एविडेंस टू द वैलिडिटी एंड द रीजनेबल ऑफ द रीजंस बिकॉज द रिस्क दैट द मैनेजमेंट में अटेम्प्ट टू डिनाई द ऑडिटर टू असेस द ऑडिट एविडेंस मे रिवील फ्रॉड और एरर। अब क्योंकि ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही है तो ठीक है, उसलिए वो नहीं भेजेगा, लेकिन ऑडिटर को ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि रीजनेबल ग्राउंड क्या है जो मैनेजमेंट मना कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट इसलिए मना कर रहा हो, इसलिए डिनाई कर रहा हो कि कहीं उन्हें ये ना पता, मतलब ऑडिटर को किसी फ्रॉड और एरर के बारे में खुलासा ना हो जाए, इस वजह से कहीं मैनेजमेंट मना ना कर रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन है सेकंड पॉइंट के अंदर इम्प्लीकेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ रोमम। द ऑडिटर में कंक्लूड दैट इट वुड एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द असेसमेंट ऑफ रोमम एट द assertion लेवल एंड मॉडिफाई प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। अब क्या होगा, ऑडिटर को इम्प्लीकेशन आ जाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट असेसमेंट करते वक्त। उसमें क्या होगा, ऑडिटर को अपने प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना होगा। एग्जाम्पल दे रखा है, द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नॉट टू कंफर्म इज अनरीजनेबल, दिस में इंडिकेट फ्रॉड रिस्क। अब ऑडिटर को पता चला कि जो मैनेजमेंट कंफर्म मना कर रही थी ना कि आप रिक्वेस्ट मत भेजो, वो अनरीजनेबल ग्राउंड था, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, फ्रॉड रिस्क इंडिकेट करेगा, जो कि हम लोग ऐसे 240 में भी देखेंगे। और क्या है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर में परफॉर्म इंक्लूड फॉर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस क्ले एग्जामिंग स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट्स। कैश रिसिप्ट्स देख सकता है। अब ऑडिटर को देखो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, कौन सी रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए, तो उसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में कैश रिसिप्ट्स देख सकता है, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है। देखो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में भी सारे जो आपके FOB वैल्यू CI वैल्यूज होते हैं ना, वो आपको इंडिकेट कर देंगे कितना बैलेंस है। और एंड सेल्स नियर द पीरियड एंड डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकता है। और अकाउंट्स पेबल का अगर केस है तो उसमें क्या कर सकता है, एग्जामिनिंग द कैश डिसबर्समेंट, कितना कैश आपने कैश कितना डिसबर्स हुआ है उसको चेक कर सकता है।
एंड अदर रिकॉर्ड सच एज गुड रिसीव्ड नोट्स। गुड्स रिसीव्ड नोट्स में भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना बैलेंस एंटिटी को पेबल था, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हो जाएंगे आपके। इवेल्युएट द एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जो ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स आएगा उसको क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएशन करना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि उसे रिलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल जाए और वो डिसाइड कर पाएगा अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो कि नेसेसरी हैं उसको कंडक्ट करेगा। फिर व्हेन इवेल्युएटिंग, तो ऑडिटर क्या करेगा, उन्हें कैटेगराइज करेगा, जो रिजल्ट्स आए होंगे उसके पास उन्हें कैटेगराइज करेगा किस किस बीच में। अ रिस्पॉन्स बाय द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी इंडिकेटिंग एग्रीमेंट विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो पहला कैटेगरी है कि हाँ ऑडिटर को जो रिक्वेस्ट भेजी थी और वो पार्टी जो है कंफर्म कर रही है, रिस्पॉन्स जो है वो अनरिलायबल है। तो दूसरी कैटेगरी कौन सी है, वो डीम्ड अनरिलायबल लग रही है। और तीसरे है कौन सा कैटेगरी, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स में क्या था कि जो पार्टी है वो फेलियर टू रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। और कैटेगरी 4 कौन सा, एक्सेप्शन। तो आपके वही 4 पार्ट्स हो गए इसमें। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो गई आपकी, कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें आपकी, कि भाई पार्टी जो है कंफर्म कर रही है, या फिर वो अनरिलायबल है, और नॉन रिस्पॉन्स है पार्टी का, या फिर 4th कैटेगरी कौन सी है, एक्सेप्शन। जो इन्फॉर्मेशन पूछा था आई कोई और इन्फॉर्मेशन है और रिक्वेस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन की गई थी। तो यहाँ पे हमारा SA 505 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसे मैं फर्स्ट पार्ट में हमारे 3 कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, SA 500, SA 501 और SA 505। नेक्स्ट में बाकी सारे एसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय।